आज हम लोग मानव भूगोल जो पहला पाठ है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र। उपक्षेत्र, तो जैसा आप जानते हैं कि ये मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र जो पाठ है, पहला पाठ, इस पाठ के अंतर्गत आखिरी जो पॉइंट बचा हुआ है वह चल रहा है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। अब हम देखें तो मानव भूगोल पर्यावरण और देखा जाए तो मानवीय संबंधों की व्याख्या करने वाला विज्ञान है और इसमें मानव जीवन से संबंधित सभी तत्वों और घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें मानव भूगोल की विषय वस्तु को देखा जाए तो विषय वस्तु, मानव भूगोल की विषय वस्तु को ही उसका क्षेत्र कहा जाता है। अतः मानव भूगोल की जो प्रकृति है और उसका जो विषय क्षेत्र है वह काफी बड़ा विषय है। कहने का तात्पर्य कि इसका जो विषय क्षेत्र और प्रकृति और विषय क्षेत्र है यह काफी लंबा विषय, बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत देखें तो पृथ्वी तल पर या कहें कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत पूरे इस पृथ्वी पर, धरातल पर देखें तो पाए जाने वाले वे समस्त मानवीय जो तत्व हैं और पर्यावरण के प्रभावों को समझने के लिए मानव भूगोल की विषय सामग्री हमारा काफी सहयोग करती है। और मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रखती है, जैसा कि इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है। उसके साथ साथ जो अन्य सभी विषय हैं उन सभी विषयों के साथ इस मानव भूगोल का जो संबंध बड़ा रोचक है। इसके साथ साथ ब्रून्स ने स्पष्ट किया कि कोई भी भूगोल वक्ता या कहें भूगोलवेत्ता इतिहास, अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल शास्त्री नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य कि जैसा ब्रून्स ने स्पष्ट किया कि कोई भी भूगोल वक्ता, चाहे कोई भी व्यक्ति जो भूगोल के बारे में जानकारी रखता हो, वह बिना इतिहास के और अर्थशास्त्र के, इन दो विषयों की उच्च शिक्षा को प्राप्त किए बिना वह भूगोल का या भूगोल वक्ता नहीं बन सकता। ऐसा भूगोल वक्ता ब्रून्स का विचार है। अतः मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वह भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय क्रियाकलापों के गुण स्वरूप, उनके वितरण का अध्ययन है। और देखें तो मानव भूगोल की जो बृहद या बड़ी बड़ी अवस्थाओं और प्रयोग तालिकाएं हैं वे निम्न हैं। फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव भूगोल की बृहद अवस्थाएं और प्रमोद हैं उसमें अलग अलग तालिकाएं बनाई गई हैं, जिसमें समय अवधि, दूसरा है उपागम, तीसरा है बृहद लक्षण। कहने का तात्पर्य कि समय अवधि आरंभिक उपनिवेशिक युग में, उपागम अन्वेषण और विवरण का, और बृहद लक्षण में आता है साम्राज्य और व्यापारी रुचियों में लिए गए नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया गया। कहने का तात्पर्य कि आरंभिक जो उपनिवेशिक युग है, इस आरंभिक उपनिवेश में जो है, आरंभिक उपनिवेश में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो मानव समाज का जो इतिहास मिलता है, मानव भूगोल का जो इतिहास मिलता है कि मानव ने आरंभिक समय में देखा जाए तो व्यापारियों ने
जो नए नए मार्गों की खोज या नए नए जो आविष्कार किए गए, उसी के समय का यह समय अवधि है। या कहें कि आरंभिक औपनिवेशिक युग में बड़े बड़े व्यापारियों ने नए नए क्षेत्रों और नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए गए। दूसरा आता है इसमें उत्तर औपनिवेशिक युग। इसका जो उपागम है वह प्रादेशिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसमें है कि प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत जो है विस्तृत विश्लेषण किया गया, और यह भी है कि सभी प्रदेश अर्थात जितने भी इस धरातल पर या इस ब्रह्मांड में जितने भी विषय हैं, ये प्रदेश हैं, वे सभी इस पृथ्वी के ही भाग माने जाते हैं और सभी भागों की पूरी समझ पृथ्वी को समझने में सहायता प्रदान करती है। तीसरा आता है अंतर्युद्ध अवधि के समय 1930 का दशक, जिसमें क्षेत्रीय विभाजन है और उसके साथ साथ एक जो इसका बृहद लक्षण या इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें आता है कि एक प्रदेश और अन्य प्रदेशों में किस प्रकार से और क्यों भिन्न है। कहने का तात्पर्य कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा किस प्रकार से विभिन्नताओं को लिए हुए है, या कहें कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न क्यों है, जिसमें रहन सहन खान पान थोड़ा हम यहाँ देख लें कि यहाँ प्रदेश की जो बात आती है दूसरे देशों से भी जोड़ सकते हैं, या अपने ही देश के अंतर्गत जो छोटे बड़े प्रदेश हैं उनसे भी समानताएं या उनको आपस में विभिन्नताओं के रूप में उनको देखा जा सकता है। ये जो विभेदन है, जो एक प्रदेश का दूसरे प्रदेशों के बीच जो विभेद है, वह विभेद किस प्रकार है कि उसको समझने में विभिन्न जो विभिन्नताएं हैं या अलग अलग प्रदेशों की विशेषताएं विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के नागरिकों के साथ खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार विचार और जो भाषाएं हैं, इन सब में काफी कुछ लक्षण अलग अलग दिखलाई देते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है 1950 के दशक के अंत से 1960 दशक के अंत तक देखा जाए तो इसका जो उपागम आता है स्थानिक संगठन। अब इस स्थानिक संगठन के अंतर्गत देखें तो कंप्यूटरीकृत और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण से प्रायः देखा जाए तो भौतिकी के नियमों का उपयोग किया गया और इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की जो पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कहने का तात्पर्य 1950 और 60 के दशक में कंप्यूटर के द्वारा परिष्कृत करके जो हमारे यहाँ इस धरातल पर जो क्षेत्र रहे या कहीं प्रदेश रहे, उन सबको अलग अलग नियमों के तहत उनके क्षेत्रों या उनकी भौतिक संस्कृतियों के अंतर्गत उनके अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया या कहें कि एक नक्शे के रूप में परिभाषित कर दिया गया। अब अगला पांचवा है समय अवधि के अंतर्गत 1970 का दशक में क्या था। मानवतावादी जो उपागम है, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। तो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी जो विचारधाराएं हैं, ये 1970 के दशक में देखा जाए तो ये विचारधाराएं इस धरातल पर आती हैं, जिसमें मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्ट। कहने का तात्पर्य उस समय जो भी मानव का विकास हुआ तो उस विकास से जो हमारे यहाँ भूगोलवक्ता या वैज्ञानिक या आविष्कारक रहे, वे संतुष्ट नहीं रहे। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल को 1970 के दशक में तीन नए उपागमों का जन्म हुआ है,
जिनमें इन विचारधाराओं के अभ्युदय से देखा जाए तो मानव भूगोल सामाजिक, राजनीतिक और यथार्थ के प्रति यह अधिक प्रासंगिक बन जाता है। और इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए देखा जाए तो नीचे के जो बॉक्स हैं उसमें अवलोकन किया गया है। छठा है 1990 के दशक में देखा जाए तो उपागम में 1990 का दशक, इसका जो उपागम है उसमें भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। अब भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद किस प्रकार आया, इसका जो लक्षण है उसमें आता है कि बृहत मतलब बड़े पैमाने पर सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की जो प्रयोज्यता है, या कहें वैश्विक जो सिद्धांतों की जो प्रयोजन है या उनकी जो विशेषताएं हैं उन पर प्रश्न उठने लगे और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय जो संदर्भ है या स्थानीय लोग हैं उनकी समझ के महत्व पर जोर दिया जाने लगा। ये भूगोल में देखा जाए तो आधुनिकवाद का जन्म माना जाता है। तो ये मानव भूगोल की बृहद अवस्थाएं और उसके प्ररोध के बारे में रहा। अब हम चलते हैं मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं और उपक्षेत्र। अब हम मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों की ओर चलते हैं तो देखा जाए मानव भूगोल के क्षेत्र जिसमें आता है पहला सामाजिक भूगोल, इसके उपक्षेत्र में कुछ नहीं है। तीसरे पॉइंट में है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत देखें तो जो सामाजिक भूगोल है, इस सामाजिक भूगोल में बड़े पैमाने पर सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र, इन दो विषयों की इसमें प्रधानता मानी जाती है। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र, इन सभी का समागम इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हो जाता है। उसके साथ साथ समाजशास्त्र को भी इसमें प्रधानता दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं वे भी देखें तो मानव भूगोल से कहीं अछूता नहीं है और उनका पूरा का पूरा जो भारतीय समाज है वह पूर्ण रूप से देखें तो मानव भूगोल के अध्ययन या इसके विषय क्षेत्र की परिकाष्ठा को उन्नति की ओर ले जाता है, जिसमें हमारे भारतीय समाज की जो भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक भूगोल के अंतर्गत इस सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों को प्रधानता दी गई है। और इसके अंतर्गत आता है व्यवहारिक भूगोल और मनोविज्ञान। तो व्यवहार के रूप में मानव का किस प्रकार से विकास हुआ है मानव भूगोल का, तो उसमें भी देखें तो व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत मनोविज्ञान को भी सम्मिलित किया जाता है। अब उसके बाद इस सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं, उपक्षेत्रों में सामाजिक कल्याण का भूगोल, उसी में आता है अवकाश का भूगोल। सभी पॉइंट वाइज नीचे हैं क्रम से, जो आपको पेज बाय पेज आगे दिखाया जाएगा। तो अवकाश का भूगोल, अवकाश में समाजशास्त्र, सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल में मानव विज्ञान आ जाता है। और लिंग भूगोल, लिंग भूगोल का तात्पर्य मानव, स्त्री और पुरुष, जो लिंग है स्त्री है कि पुरुष है, उस लिंग भूगोल का भी देखें तो समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इन सभी को इसमें समाहित किया गया है। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल में पूरा का पूरा जो हमारा भारतीय इतिहास है, या कहें कि पूरा का पूरा विश्व का जो इतिहास है उसको इस मानव भूगोल के अंतर्गत समाहित किया गया है। उसके बाद चिकित्सा भूगोल, महामारी विज्ञान।
तो चिकित्सा के क्षेत्र में या मानव भूगोल के अंतर्गत मानव कितनी बीमारियों से ग्रसित है, या मानव के शरीर के अंतर्गत की जो संरचनाएं हैं और इन संरचनाओं में मानव के जो अंग हैं उन अंगों के क्या कार्य हैं, और मानव जिस प्रकार से बीमार होता है तो बीमारी के बाद उसके रोकथाम की जो इलाज किया जाता है उस इलाज का जो विषय है वह चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत रखा गया है, महामारी विज्ञान। उसके बाद मानव भूगोल के क्षेत्र में दूसरा आता है नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल जिसमें छोटे बड़े महानगरों का अध्ययन किया गया है और उनका नियोजन है। उसके बाद राजनीतिक भूगोल में आता है राजनीतिक विज्ञान, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। सैन्य का तात्पर्य यहाँ हमारे देश और विदेश सभी पूरे विश्व के जो देश हैं सभी सैन्य मतलब जो भी सेनाएं हैं उनके बारे में भी जो है अध्ययन किया जाता है। यह मानव भूगोल के विषय वस्तु या कहें इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसको भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद जनसंख्या भूगोल में मानव भूगोल के अंतर्गत जो जनसंख्या भूगोल है जिसको अलग नाम जनांकी दिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या में पूरे के पूरे मानव समुदाय की जो जनसंख्या है उसका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। और उसके अंतर्गत नीचे अगला पॉइंट में है आवासीय भूगोल, नगरीय और ग्रामीण नियोजन। तो इन सब के बारे में जो आवासीय भूगोल है कहने का तात्पर्य कि जो मानव का जब जन्म हुआ इस ब्रह्मांड में या इस धरातल पर जब मानव अवतरित हुआ तो मानव के जन्म लेने के बाद इस धरातल पर मानव किस प्रकार से अपने रहने के लिए आवास की व्यवस्था करता है। कहने का तात्पर्य कि रहने के लिए मानव को भोजन, वस्त्र और आवास, कहने का तात्पर्य रोटी, कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो आवासीय भूगोल है इसमें मानव के आवास के बारे में कहने का तात्पर्य कि प्राचीन काल में मानव किस प्रकार अपना जीवन बिताता था। कहने का तात्पर्य कि हड़प्पा काल से देखें या ये हड़प्पा काल ने आदिकाल से देखें तो मानव कंदराओं गुफाओं में रहने के साथ साथ उसके बाद थोड़ा मानव को ज्ञान हुआ तो झोपड़ियाँ बना के रहने लगा। झोपड़ियों के बाद देखें मानव का जो इतिहास मिलता है कि मानव धीरे धीरे मिट्टी के घरों को बनाकर उसमें रहना प्रारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे आज के इस आधुनिक युग में देखा जाए तो अब मानव पक्के मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया। ये आवास भूगोल के अंतर्गत नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है, जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आता है पॉइंट आर्थिक भूगोल, जो काफी महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और देखा जाए तो उपक्षेत्रों के अंतर्गत जो है आर्थिक भूगोल आता है। आर्थिक भूगोल में पूर्ण रूप से देखें तो अर्थशास्त्र, कहने का तात्पर्य कि मानव किस प्रकार से पूंजी का निवेश करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुचारू ढंग से चलाता है। तो पूरा का पूरा आर्थिक भूगोल जो है अर्थशास्त्र पर ही आश्रित है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाती है। अब इस आर्थिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं या इसके कई क्षेत्र हैं, जैसे संसाधन भूगोल, कहने का तात्पर्य कि मानव के विकास में संसाधनों की क्या भूमिका है। तो संसाधन भूगोल, और उस संसाधन भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल भी आता है, जिसमें कृषि विज्ञान और उद्योग भूगोल, छोटे बड़े जो उद्योगों की स्थापना की गई बड़े पैमाने पर हमारे देश में और विदेशों में, जो भी छोटे बड़े उद्योग लगाए गए तो उन उद्योगों के बारे में भी उद्योग भूगोल के रूप में अध्ययन
किया जाता है, जो मानव भूगोल के अंतर्गत, इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित है। विपणन भूगोल, जिसमें व्यवसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य के बारे में पूरा का पूरा विवरण मिलता है। पर्यटन भूगोल है, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। और उसके बाद पर्यटन भूगोल, पर्यटन का तात्पर्य है कि एक देश के व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर किस प्रकार यात्रा करते हैं और वहाँ के मानव जीवन के बारे में सारी गाथाएं किस प्रकार से जानते हैं। कहने का तात्पर्य कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से किस प्रकार जोड़ा जाता है, या कहें कि एक देश से दूसरे देशों के बीच जो बड़े पैमाने पर जो पर्यटन के रूप में लोग आते जाते हैं, उसके साथ साथ लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह पर्यटन भूगोल के रूप में या यात्रा प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल या कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्रों के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो भूगोल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्पर्य है कि एक देश से दूसरे देशों के बीच, कहने का तात्पर्य कि एक देश कई अन्य देशों के साथ जब अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करता है तो इस व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि एक देश का बना हुआ प्रोडक्ट जो है दूसरे देशों में जाकर बेचा जाए, कई देशों में बेचा जाए, तो ऐसे व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विषय उप क्षेत्रों के बारे में रहा। अब थोड़ी सी लास्ट पॉइंट, अंतिम पैराग्राफ है कि जैसे जैसे भौगोलिक ज्ञान का विस्तार होता चला गया, मानव भूगोल में नए नए उप क्षेत्र भी जुड़ते चले गए और तालिका 1.2 को देखने से यह ज्ञात होता है। और उपर्युक्त दोनों जो तालिकाएं हैं जिसके बारे में ऊपर अभी बतलाया गया, दोनों तालिकाओं के दृष्टिपात, कहने का तात्पर्य कि दोनों तालिकाओं की तुलना करने पर या दोनों तालिकाओं को एक दूसरे के साथ समानांतर या एक दूसरे के साथ देखने पर यह पता चलता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का जो परिमंडल है वह निरंतर बढ़ता गया है। कहने का तात्पर्य कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मानव भूगोल के उप क्षेत्र के मध्य की जो सीमाएं हैं वे भी विशाल होती चली जा रही हैं। और मानव का देखा जाए तो जिसमें मानव भूगोल के पाठकों को मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों के बारे में पर्याप्त और विस्तृत लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मानव का प्राकृतिक दशाओं पर प्रभुत्व बढ़ने से मानव प्रतिक्रियाओं का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है, जिससे मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया है। और मानव भूगोल का संबंध जिन भौतिक दशाओं और आर्थिक क्रियाओं से है वे ही मानव भूगोल की विषय वस्तु का निर्माण करती हैं। तो ये मानव भूगोल की प्रकृति एवं इसके विषय वस्तु या उप क्षेत्र के बारे में अध्ययन रहा। अब यहाँ अध्याय के कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिसमें देखा जाए तो थोड़े से पॉइंट हैं, यहाँ देख लिया जाए। यहाँ दिया है भूगोल की जो दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। पर्यावरण के बारे में आप जानते हैं कि जीव के चारों ओर, कहने का तात्पर्य पर्यावरण, परिधन आवरण, दो शब्दों से मिलकर के बना है। परिधन आवरण, परि का तात्पर्य चारों ओर, आवरण का तात्पर्य होता है घेरा।
तो कहने का तात्पर्य कि जो जीव के चारों ओर प्रभावकारी दशाओं का जो घेरा है वह पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण के जो प्रकार हैं वह दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये तीन भागों में पर्यावरण के प्रकार बटे हुए हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। उसके बाद मानव भूगोल के अंतर्गत देखें तो मानव, पर्यावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों की जो व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में माना जाता है। और देखा जाए तो बड़े पैमाने पर परिसंचरण की जो धमनियाँ हैं जिसमें सड़कें, रेल मार्ग और जल मार्ग। मानव का प्राकृतिकरण, मानव के प्राकृतिकरण में निश्चयवाद की जो अवस्था, प्रकृति का मानवीकरण और संभववाद की अवस्था, ये सभी आ जाती हैं मानव के प्राकृतिकरण की। और नव निश्चयवाद देखा जाए तो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो मार्ग है जिसको नव निश्चयवाद कहा जाता है। और नव निश्चयवाद के प्रणेता रहे ग्रिफिथ, टेलर, रुको और जाओ, जो पीछे ध्यान में आप पढ़ चुके। प्रकृति की आज्ञा मानकर लक्ष्य को प्राप्त करो। और मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं उसको देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। एक पहला है मानवतावादी विचारधारा, दूसरा है आमूलवादी विचारधारा और तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। मानव भूगोल के क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्य रूप से सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में माना गया है। तो छात्रों आज के रूप में देखा जाए क्लास के रूप में यह पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। जो पहला पाठ रहा आप पढ़ चुके कि मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला लेसन कक्षा 12 का जियोग्राफी का पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। कुलदीप